In the last lectures, we studied the basics of programming, and then we studied the types of variables, for loop, if conditions, and then finally we studied the select statement. अभी तक हमने जो किया है वो बेसिक प्रोग्रामिंग है. ये ऑनलाइन क्लासेस से पहले भी आप लोग पढ़ चुके थे, वो सारा कुछ जो आपको रिवाइज करवाया है. अभी उस रिवीजन का एक लास्ट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट उसका लेंगे, और जब ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है आज या आज नेक्स्ट लेसन में, तो उसके बाद फिर हम उस प्रोग्रामिंग की उस प्रैक्टिस में आ जाएंगे जो हमने पहले नहीं की हुई. तो जो लोग इससे पहले रिवीजन की वजह से थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट नहीं इतना करते थे, उनको बस मैं ज़रा ये रिमाइंड करवा दूं कि ये वन डायमेंशनल अरे और इसके बाद फिर जो हम पढ़ेंगे वो नए टॉपिक्स हैं, नए क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना जो है वो ज़रूरी है. अभी इसका स्टार्ट लेते हैं. अब एक सेकेंड. अच्छा जी. In one-dimensional arrays, what is an array? An array is a collection of more than one variables. Suppose there is an example that we need to save the names of 30 students of a class, and the program requires only to save the names and then print them. अभी इसकी अगर एक एग्जाम्पल बनाते हैं बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन, तो 30 बच्चों का नाम सेव करने के लिए आपको प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा नेम 1, नेम 2, और इस तरह से आपको 30 टाइम्स इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे एज स्ट्रिंग. इस लाइन से जिसमें आपने 30 नेम्स को खुद से स्पेसिफाई किया है, अब इनमें आप बारी बारी नाम सेव करेंगे, और फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ उनको प्रिंट करवा दें, तो उनको प्रिंट करवाने में भी हमें उतना ही लेंथी कोड लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर इस बेसिक टेक्निक की बजाय हम वन डायमेंशनल अरे में आ जाएं, तो ये एक लाइन जो 30 नाम यहाँ पे मेंशन कर रही है, हम इसको एक वर्ड से चेंज कर देंगे और इस लाइन को हम यूं लिखेंगे dim name और एक ब्रैकेट में 30 लगा दें एज इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग. इस लाइन का भी इफेक्ट वही है जो इस ऊपर वाली लाइन का इफेक्ट है, जिसमें आपने 20 नाम लिखे थे या 30 नाम लिखे थे. यहाँ पे हमने ब्रैकेट में जो नंबर मेंशन कर दिया है, प्रोग्रामिंग के जो भी टेक्निक्स हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 30 वेरिएबल नेम्स चाहिए. वो सारे वेरिएबल्स का नाम नेम ही रख लेगा और उसके साथ उनको नंबर्स लगा देगा, जो नंबर स्टार्ट होगा 1 से, और 30 लिखने का मतलब है कि हमने उसको एक लिमिट बता दी है दैट द लास्ट नेम विल बी नेम 30. तो एक एक का इंक्रीमेंट होना है, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ 30 वेरिएबल्स. अब यहाँ पे अब ऊपर डेफिनेशन में आते हैं. एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स. इसमें एक वेरिएबल की अरे नहीं बनाते हम, क्योंकि इसकी जरूरत ही उस वक्त पड़ती है जब आपको दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को इकट्ठा डिक्लेयर करना है. एक वेरिएबल बनाने में इसकी कोई जरूरत नहीं है. और इसके 6 फीचर्स हैं. अगर हमें एग्जाम में वो पूछता है मेंशन द फीचर्स ऑफ यूजिंग अरेज, तो पहला फीचर इसका ये है कि अरे जब बनेगी तो उसमें सारे वेरिएबल्स की डाटा टाइप सेम होगी. ये नहीं हो सकता कि हमने नेम 30 लिखा है और उनमें से 15 जो है वो स्ट्रिंग हैं और 15 जो है वो इंटीजर है. उन सब की एक डाटा टाइप होगी. जैसे अभी नीचे वो एक लाइन लिखी है, उसमें हमने लिखा है dim name 30 एज स्ट्रिंग. इसका मतलब है सारे 30 वेरिएबल्स स्ट्रिंग हैं. अगर उसकी डिक्लेरेशन में स्ट्रिंग को चेंज करके आप बुलियन कर देते हैं, तो सारे के सारे जो 30 हैं वो सब बुलियन में कन्वर्ट हो जाएंगे. उनमें से कोई भी जो है वो उसमें प्रीवियस डाटा टाइप में नहीं रहेगा. अब इसमें इसकी सेकंड क्या है, हैविंग द सेम नेम. इन सब का नाम एक ही है.
सबके नाम के साथ नेम आएगा, लेकिन आइडेंटिफाइड बाय द इंडेक्स नंबर, उसके साथ ब्रैकेट में जो आप नंबर लगाएंगे, अगर आप पहले स्टूडेंट का नाम नेम 1 में सेव कर लेते हैं तो अब वो नेम 1 हो जाएगा। इसी तरह एक नाम अगर नेम 1 में सेव किया, आगे चल के आप नेम 1 में एक और नाम सेव करते हैं तो वो पुराने नाम को रिमूव करके उसकी जगह पे स्टोर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि वो खुद से देख लेगा कि नेम 1 में आपने नाम दिया हुआ था और नेम 2 ब्लैंक था, तो ये गलती से उसने नेम 1 लिख दिया है। कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेता है कि मैं इसको नेम 2 में सेव कर देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। अगर नेम 1 इज इक्वल टू एबीसी आपने पहले सेव किया हुआ है, आगे चल के गलती से नेम 1 इज इक्वल टू पी क्यू आर अगर आपने कर दिया है तो वो एबीसी खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे पी क्यू आर आ जाएगा। वन वेरिएबल विद द इंडेक्स नंबर कैन ओनली स्टोर वन वैल्यू। अगर एक आपको आगे किसी टेस्ट में जो है ऐसे करते हैं कि वहां पे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि dim name 3 as string, और फिर उसमें हम यूं सेव करते हैं कि name 1 is equal to, ये उसमें पहला नाम दे दिया, फिर name 1 is equal to उसके बाद लास्ट में फिर उसमें जो है बाय मिस्टेक या इंटेंशनली सब में 1 यूज किया हुआ है। और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि इस प्रोग्राम में अगर हमने बाद में प्रिंट कराया है console.writeLine name 1 तो क्या प्रिंट होगा। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है कि ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, ये 5 लाइंस का प्रोग्राम है ये वाली, सबसे पहले वो एक एरे बनाएगा जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, उसका नाम नेम रखेगा, उसकी 3 लोकेशंस होंगी 1 2 और 3। आपने उसमें नेम 1 इज इक्वल टू अली लिखा है, उसने पहली लोकेशन में अली सेव कर लिया। उसके बाद आपने फिर गलती से या जानबूझ के नेम 1 इज इक्वल टू रेहान लिख दिया है, वो अली को रिमूव करके उस लोकेशन पे रेहान सेव कराएगा। और फिर थर्ड टाइम अगर आपने नेम 1 इज इक्वल टू एबीसी लिखा है, वो फिर रेहान को रिमूव करके उसकी जगह पे एबीसी लिखेगा, और कंसोल डॉट राइट लाइन जब प्रिंट होगा तो रिजल्ट में एबीसी आएगा। एक नाम पे 2 वैल्यूज सेव नहीं हो सकती। और अगर इस प्रोग्राम को हमने ऐसे लिखा था, हमने 1 2 और 3 सेव किया हुआ है, अब जब आप कंसोल डॉट राइट लाइन नेम 1 लिखेंगे तो इस लाइन की वजह से रिजल्ट अली ही आएगा। जो बाद में रेहान और एबीसी आपने लिखे हैं वो दूसरी और तीसरी लोकेशन पे सेव हुए हैं वो। तो ये फर्क आपने अपने मतलब इसको याद रखना है कि अगर अरे को 2 दफा यूज किया है तो जो सबसे लास्ट टाइम में उसमें आपने वैल्यू दी थी उसमें वो वैल्यू होगी, उससे पहली वैल्यूज जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। आप 20 दफा नेम 1 में डिफरेंट नाम लिखें, जो लास्ट में लिखा होगा जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो लास्ट वाला शो करेगा। और नामों का फर्क जो है, ऊपर जो पॉइंट नंबर 3 है, इट इज आइडेंटिफाइड बाय द इंडेक्स नंबर्स, उसने नंबरिंग से देखना है। नेम उसने भी भूल जाना है, हमने भी भूल जाना है। बेसिकली अगर नेम 7 में कोई नाम सेव कराया है तो उसने देखना है कि वो 7 में रखना है। नंबर 4 पॉइंट, इट क्रिएट्स कंसेक्यूटिव स्पेस इन द मेमोरी। ये इसका मतलब जो अभी देखते हैं, ये एक एरेज का डिसएडवांटेज भी है। If there is a question in the exam, what is the major disadvantage of using arrays? तो इसका disadvantage ये है, suppose आपने dim name 300 as string लिखा है प्रोग्राम के अंदर, जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे VB रैम के अंदर 300 लोकेशंस बना देगी फौरन, और वो सारी खाली होंगी, उनमें कोई डाटा सेव नहीं होगा, लेकिन उनके लेबल्स लगे होंगे कि ये नेम 1 है, ये नेम 2 है, ये नेम 3 है, एंड सो ऑन अप टू द नेम 300। अगर एक स्ट्रिंग 8 बाइट्स लेता है तो 300 की डेक्लेरेशन का मतलब है कि उसने
2400 बाइट्स को इंगेज कर दिया है। अब हम उस प्रोग्राम की अगर आगे चल के कोडिंग करते हैं और प्रोग्रामर जो है वो 20 बच्चों का इनपुट देता है, बाकी बच्चों का नाम उसको अभी अवेलेबल नहीं है या वो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो 20 बच्चों का नाम तो सेव हो जाएगा, लेकिन 280 नेम्स का जो स्पेस है वो ब्लैंक ही साथ स्टोर होता रहेगा। जब भी ये प्रोग्राम सेव होगा वो 300 वेरिएबल्स की जगह लेगा इस एक लाइन के लिए। तो अगर मेरे पास डिक्लेरेशन के बाद अभी पूरा डाटा नहीं आया तो अरेज से बना हुआ प्रोग्राम स्टोरेज के ऊपर एक बर्डन क्रिएट करता है। क्यों? कि उसने उतना स्पेस रिजर्व कर दिया है। बेशक अभी इनपुट्स में उतनी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन साइज ऑफ द प्रोग्राम is already to its maximum। ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि हम डाटा नहीं देते और ये हमारी मेमोरी कंज्यूम करता है। नंबर 5, ऑफर ऑल फीचर्स लाइक एन इंडिविजुअल वेरिएबल। वैसे ही डिक्लेयर होगा, वैसे ही वैल्यू सेव होगी। इसको किसी फॉर लूप में भी रख सकते हैं, इसको वाइल लूप में भी हम यूज करेंगे। इसको हम तमाम वेरिएबल्स की तरह जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, ये मैंने नीचे उनके नाम लिखे थे जिनको हम कॉमन वेरिएबल्स बोलते हैं। अभी आ जाते हैं। ये वाली लाइन में है। हमने इससे पहले देखा था कि वी आर कॉमनली यूजिंग 5 बेसिक डाटा टाइप्स। इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है, डेट है, बूलियन है। ये 5 वेरिएबल्स हम बार बार यूज करते हैं। हमारे प्रोग्रामिंग में जो भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ना है, हमें ऑलमोस्ट 90% इन्हीं वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब की अरे बन सकती है। सिर्फ ब्रैकेट लगाएं और अंदर इनका वो साइज बता देंगे तो वो अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नंबर 6, मेड विद ऑल टाइप्स ऑफ VB.NET वेरिएबल्स। ये भी ऑलमोस्ट वही ऊपर वाला पॉइंट ही हो गया ये तो, कि आप किसी भी डाटा टाइप की अरे बना सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं इसकी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यूजिंग एरेज collect 3 ticket numbers and use another array to store winner or loser for each ticket। ये हमारा क्वेश्चन है। हम एक फॉर लूप लगाएंगे, उसमें हम 3 टिकट्स का जो है वो नंबर एंटर कर देंगे। अगर वो किसी से मैच करेगा तो एक और एरे बनाएंगे, उसमें पहली अगर जीत गया तो फर्स्ट पे विनर लिख देंगे। जो जो टिकट जीती हुई है उसके पैरेलल स्टेटस में हम विनर लिख देंगे। तो इस प्रोग्राम को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। डिम टिकट्स 3 एज इंटीजर और डिम स्टेटस 3 एज स्ट्रिंग। पहले वाली जो है उनमें हमने टिकट नंबर्स को पास करना है। इनपुट लें console.writeLine और इसमें हम लिखते हैं enter 3 ticket numbers that you have। जो आपके पास हैं उनका में टिकट नंबर बता दें। अब क्योंकि एरेज का इनपुट हमेशा फॉर लूप के साथ आसानी से प्रोसेस हो जाता है, वरना फिर आपको इनपुट में भी उतनी लाइंस लिखनी पड़ती हैं जितनी आपने रेंज एरे के अंदर बताई होती है। तो इसका एक तरीका इनपुट का ये होगा कि tk1 is equal to console.readline, tk2 is equal to console.readline और फिर tk3 is equal to console.readline। या तो ये तरीका है 3 इनपुट्स के लिए तो चलें हम इसको यूज कर लेते हैं, 5 के लिए भी कर लेंगे, लेकिन अगर किसी के पास 100 टिकट्स हैं तो आपको ये लाइन 100 दफा लिखनी पड़ेगी। इसलिए ये टेक्निक सूटेबल नहीं है। इसकी रिप्लेसमेंट ये है, इसको यहाँ से एक लाइन में कन्वर्ट करें
इधर हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3। 1000 दफ़ा ये फॉर लूप की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, मुझे उम्मीद है आप सबको ये याद होगा कि ये क्या किया है और यहाँ पे आगे क्या लगेगा, नेक्स्ट। अब इस लाइन की वजह से यही लाइन 3 इनपुट ले लेगी। अगर किसी को फिर फॉर लूप में इशू है तो मुझे मैसेज करें, उसको फिर मैं अलग ही समझाऊंगा। यहाँ पे अब मैं फॉर लूप के स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा। फॉर लूप लगा के हमने 3 इनपुट ले लिए, उसके बाद आपके पास लकी नंबर क्या है, सपोज लकी नंबर है हमारे पास एज इंटीजर और इसको हमने नंबर असाइन कर दिया ये वाला। अब आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन यूं होगा, एक और फॉर लूप लगेगा फॉर p इज इक्वल टू 1 2 3 और इस फॉर लूप को खत्म करने के लिए ये पहले ही नेक्स्ट लगा लेते हैं। अब इसके अंदर कंपैरिजन्स करवाने हैं। इसके अंदर कंपैरिजन्स कैसे होंगे, इफ tk एट p इज इक्वल टू लकी, के अगर फर्स्ट टाइम जब p इज इक्वल टू 1 होगा तो ये रीड करेगा कि इफ tk 1 इज इक्वल टू लकी, दैट मीन्स कि अगर टिकट नंबर 1 और लकी नंबर ये दोनों सेम है तो फिर तुमने क्या करना है, दूसरे का हमने नाम रखा था स्टेटस, तो स्टेटस में जाओ और उसकी उस सेम लोकेशन पे लिख दो विनर। इफ tk at p is equal to lucky then status at p is equal to winner। अब ये लकी की पहली लोकेशन पे विनर सेव कराएगा अगर तो आपकी tk के नंबर 1 के ऊपर अगर वही जीतने वाला नंबर है। लेकिन अगर वो नंबर वो नहीं है तो फिर खाली तो नहीं रहना चाहिए, फिर हम इधर ही एल्स लगा के लिखेंगे कि अगर वो मैच नहीं करता p के साथ तो फिर तुम वहां पे लिखो लूजर। अब ये इफ का स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। ये एक प्रोग्राम हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट रेडी है और सिर्फ इसका प्रिंट कराना रह गया है। तो इस नेक्स्ट से बाहर आगे लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन टिकट स्टेटस चेक एंड इज गिवन एज बिलो, कि हमने उसको चेक कर लिया है और वो स्टेटस ऐसे है। फिर एक फॉर लूप लगेगा फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3। इस फॉर को पहले ही कंप्लीट कर लें, इसमें नेक्स्ट लिख के। अब यहाँ पे मैंने ये लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन द स्टेटस ऑफ टिकट। अब मैंने 1 2 3 प्रिंट कराना है इधर के स्टेटस ऑफ टिकट 1 इज, इसके आगे आप एक एंड लगाएं और यहाँ पे m लगा दें। m लगाने का मतलब है ये फर्स्ट टाइम उसको 1 कर देगा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएं। द स्टेटस ऑफ टिकट 1 इज, ये इस जोड़ दिया उसके साथ, फिर एंड लगाएं और स्टेटस एट m। ये आपकी लाइंस जनरेट करेगा टोटल 3। ये कोड, इसकी वजह से 3 लाइंस जनरेट होनी है। फर्स्ट लाइन में वो लिखेगा द स्टेटस ऑफ टी के भी कोई मुनासिब नहीं है, पूरा टिकट लिखें। द स्टेटस ऑफ टिकट 1 इज लूजर, अगर वो मैच नहीं हुआ। द स्टेटस ऑफ टिकट 2 इज लूजर। द स्टेटस ऑफ टिकट 3 इज विनर। अगर वो तीसरा नंबर मैच करता है तो ये थर्ड में विनर आएगा और पहले 2 में लूजर आता जाएगा। अगर 3 में से 2 मैच कर गए हैं तो 2 दफा विनर आएगा और इस तरह से लूजर विनर का एक मिक्सअप जो है वो आपको नजर आएगा। यहां तक ये बेसिक टास्क तो इसमें जो है वो सेटिस्फाई करता है। अब इसमें एक छोटा सा ऑप्शन हम और ऐड करेंगे
कि लूजर्स ना भी प्रिंट हो तो इसका मतलब है कि वो टिकट नहीं विनर है। हमने सिर्फ वो प्रिंट करवाने हैं जो विनर वाले हैं। उसके लिए आपको इस फॉर के अंदर इफ लगाना पड़ेगा। ये वो लाइन है जो रिजल्ट प्रिंट करती है। इसको हम इफ और एंड इफ के अंदर रख देते हैं। ये एंड इफ आ गया इसका, और यहाँ पे ऊपर इसके इफ आ गया। अब ये लाइन हर रिजल्ट के लिए नहीं आएगी, ये लाइन सिर्फ उस वक्त आएगी जब आपका इफ ट्रू होगा। और इस इफ के अंदर हम लिखते हैं इफ स्टेटस एट m इज इक्वल टू विनर, देन। हाँ जी, अब ये एक और मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो गई। हमने उसको बोला है इस पूरे स्ट्रक्चर में, ये जो मैं हाईलाइट करता हूं अभी, कि कंसोल डॉट राइट लाइन को उस वक्त चलाना अगर स्टेटस विनर वाला है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपके 3 में से एक नंबर ने उस विनर को मैच किया है तो ये लाइन सिर्फ एक दफा आएगी और ये लिखेगी द स्टेटस ऑफ टिकट 2 इज विनर। अगर तीनों ही जीत गई हैं तो फिर तीनों आ जाएंगी, लेकिन लूजर पे ये नहीं आएगा। और अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो उसकी अरेंजमेंट इधर कोई नहीं है, ना हम अभी उसमें जाएंगे। अगर आप नहीं जीते तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका एक पहली एग्जांपल है जिसमें हमने अरेज को एक्सप्लेन किया है। इसमें फॉर लूप भी आपका दोबारा से आ गया, इसमें इफ कंडीशन भी आ गई, इसमें आपकी डेक्लेरेशन भी आ गई, और इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ गया। आप लोग अगर इस प्रोग्राम को एज इट इज़ भी एक दफ़ा अपने कंप्यूटर पे टाइप कर लेंगे तो इट विल गिव यू एन रिवीजन ऑफ द अरेज। अच्छा, अभी इसमें अब हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपके माइंड में तो ये याद कर लें कि स्ट्रिंग होगा तो उसकी वैल्यूज की दोनों तरफ ये इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। अगर आपके पास इंटीजर या डबल या बूलियन है तो उस केस में आपको ये इन्वर्टेड कॉमास वैल्यूज की दोनों साइड पे नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसमें आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी एक और एग्जांपल इसकी छोटी सी ले लेते हैं, फिर इस टॉपिक को इधर क्लोज करके क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन होने चाहिए आपकी तरफ से। दूसरी एग्जांपल ये लेते हैं, हिम एज एज, या एज भी नहीं, मार्क्स 4 एज इंटीजर। इसमें सिर्फ मैं इतना काम करूंगा कि मैंने 3 इनपुट लेने हैं और उन 3 इनपुट्स को मैंने 4th में सम करके रख देना है। 3 मार्क्स को प्लस करवा के उसी अरे की लोकेशन नंबर 4 में सेव करा देंगे हम उसके लिए अलहदा डेक्लेरेशन भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वर्किंग इस तरह करनी पड़ेगी कि फॉर लूप से आप इनपुट लें, फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3, और 3 इनपुट लेने हैं मैंने, चौथा तो मैंने सम के लिए रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप 4 का नहीं लगाया। और इधर से आपको एक और भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं होता कि जितनी लेंथ आपकी अरे की है, अगर उसको आपने ऑपरेट करना है तो आपका फॉर लूप भी लाजमी उतना ही लंबा होना चाहिए। एक अरे 25 वैल्यूज कंटेन कर सकती है, मैं उसमें पहली 5 लोकेशन में वैल्यू सेव करानी है तो मैं 5 का ही लूप लगाऊंगा। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे 25 का लूप लगाऊं। अब इसमें इनपुट करते हैं marks m is equal to console dot read line। इसने इनपुट ले लिए, ये नेक्स्ट कर दिया। हमारे पास इस लूप के, मैंने अभी वो कंसोल डॉट राइट लाइन्स को छोड़ दिया है। 3 इनपुट हमारे पास आ गए। अब अगर उसी अरे की 4th लोकेशन पे आपने उनका सम लेना है तो सम बनाने के लिए आपको फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे आएगा? वो सिंपल लाइन से आएगा। और सिंपल लाइन कैसे होगी? आप यहाँ पे लिखेंगे
कि marks 4 is equal to marks 1 plus 2 plus 3, और ये वेरिएबल नेम आपको रिपीट करना पड़ेगा इस तरह से जैसे ये लाइन शो कर रही है। marks 4 is equal to marks 1 plus marks 2 plus marks 3, उसी की अगली लोकेशन में उसका टोटल डाल दिया है। इस तरह गेम्स की कोडिंग में होता है कि जो टेम्परेरी आंसर्स बनते हैं उनकी कैलकुलेशंस के, वो उसी अरे में उधर रख रख के उनको जनरेट करता रहता है और फिर उनको ओवरराइट भी करता है। आपको एक सीन जो किसी गेम में नजर आ रहा है उसकी कोडिंग उसने जिन वेरिएबल्स में रखी हुई है, जैसे ही आप उस सीन से एग्जिट करके नेक्स्ट सीन में जाते हैं तो वो उसी सीन के वेरिएबल्स को ओवरराइट करता है, और स्पेस कंज्यूम नहीं होता और सीन चेंज होके नया सीन ड्रॉ हो जाता है। अब इसको प्रिंट करवाना है तो आप सिंपल एक वैल्यू प्रिंट कराएंगे console.writeLine, और यहाँ पे अगर आपने marks 4 लिखा है तो आपको सिर्फ सम नजर आएगा। तो ये इस एग्जाम्पल से 2-3 नई बातें आपको पता चलेंगी जो शायद इससे मतलब आप में भी वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। पहली बात ये है कि अगर एक एरे का साइज 10 है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें इनपुट करने के लिए आपको हमेशा 10 का वेरिएबल लगाना है। अगर मेरे पास 3 वैल्यूज है, मैं फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 लगाऊंगा, पहली 3 वैल्यूज सेव हो जाएंगी। फिर उसमें प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा आगे चल के अगर आपको 4 वैल्यूज और आ गई हैं, अब आपने जो नया लूप लगाना है वो 1 2 3 का नहीं लगाना, क्योंकि 1 2 3 में तो ऑलरेडी वैल्यूज सेव है। अब आपने वो लूप लगाना है फॉर m इज इक्वल टू 4 to 7, तो वो आपके पहले इनपुट को फिर 4 पे रखेगा, और फिर इन दी एंड लास्ट स्टेज पे जाके अगर आपको लास्ट 3 वैल्यूज भी आ गई हैं तो आप क्या करेंगे कि आप फिर जो है वो लूप लगाएंगे जो फॉर m इज इक्वल टू 8 to 10 होगा। तो इस तरह से आप ये सारी चीजों को नोट करें। ये एरेज से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स हैं। इस प्रोग्राम को, अगर इस लेक्चर को, ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, अगर आपको दोबारा से सुनना है तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे इसको दोबारा व्यू करें और अपने पास अपनी कॉपी पे अपने रजिस्टर पे एरेज के ये जो 10-15 बेसिक पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं इनको नोट डाउन कर लें। तो ये आपका आज का लेक्चर है रिलेटिंग टू द अरेज। अब इसको क्लोज करते हैं। अहमद सायर वेटिंग में चला गया हुआ है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं। अब मैं 5 मिनट बाद दोबारा लॉग इन करता हूँ, फिर आपसे ना क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं।